तो आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का रिटर्न बैच, और उसमें इतिहास में तिथियों से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो हम देख रहे हैं। 2 पार्ट देख चुके हैं हम, आज तीसरा पार्ट है, और तिथियां हमारी 3 पार्ट में क्या हो रही है, पूरी समाप्त। कल हमने देखा था 1930, और 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। 1920 में कौन सा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन। अब मेरी बात सुनना बिल्कुल ध्यान से। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बहुत सारे कारण थे। अंग्रेजों की कर नीति, नमक कर, नमक पर पूरी तरह से नियंत्रण किसका, अंग्रेजों का। बाहर से बहुत सारा ज्यादा आयात। तो इन सबके कारण गांधी जी के द्वारा एक आंदोलन प्रारंभ किया गया जिसको कहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी के दौरान गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। कौन सी यात्रा प्रारंभ की, दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। कौन से कानून को तोड़ना, नमक कानून। नमक कानून को तोड़ना किसका उद्देश्य था, दांडी यात्रा। क्योंकि नमक के उत्पादन और बेचने पर पूरी तरह से एकाधिकार था अंग्रेजों का। किसका एकाधिकार, अंग्रेजों का। और देखो जिसका भी एकाधिकार होगा ना, फिर चीजें क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। अगर मान लो जियो केवल एक ही हो, एयरटेल ना हो, आइडिया ना हो, बीएसएल ना हो, तो क्या आपको लगता है जियो महंगा करेगा या सस्ता करेगा, महंगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसको पता है मेरे अलावा कोई भी नहीं है। तो नमक पर पूरा नियंत्रण किसने कर लिया, अंग्रेजों ने। गांधी जी ने इसका क्या किया, विरोध किया। और कौन सी यात्रा प्रारंभ की, दांडी यात्रा। कब प्रारंभ हुई, 12 मार्च 1930। 12 मार्च 1930 को कौन सी यात्रा प्रारंभ, दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा को प्रारंभ किया साबरमती आश्रम। कौन से आश्रम से, चलो जल्दी बताओ। साबरमती आश्रम कहां पे, अहमदाबाद, गुजरात में। कहा, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम कहां पे, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम अहमदाबाद में कौन सी नदी के किनारे, साबरमती। अरे नाम से स्पष्ट है। साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे, साबरमती। साबरमती आश्रम कौन सी नदी के किनारे, साबरमती। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से कौन सा मार्च प्रारंभ हुआ, दांडी मार्च। कौन सा मार्च प्रारंभ हुआ, दांडी मार्च। किसने किया, गांधी जी। किसने किया, गांधी जी। कौन सा कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून। कौन सा कानून तोड़ने के लिए, नमक कानून। और उन्होंने दांडी पहुंचकर, दांडी एक गांव है गुजरात में, गुजरात में नवसारी जिला है, शायद नवसारी जिला लगता है गुजरात में। कौन सा जिला, नवसारी। तो गुजरात में दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा, जल्दी बताओ। दांडी यात्रा का प्रारंभ कब, 12 मार्च 1930। दांडी यात्रा का प्रारंभ कब, 12 मार्च 1930। दांडी कब पहुंचे, 6 अप्रैल 1930। और कौन सा कानून तोड़ा, नमक कानून। कौन सा कानून तोड़ा, नमक कानून। कौन सा कानून तोड़ा, नमक कानून। क्लियर बात, आगे बात समझ में। अब इसी दौरान मैंने कल कहा था कि गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना पड़ा, क्योंकि 1931 में एक समझौता हो गया। बताओ कौन सा समझौता, गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, इसे कहा जाता है गांधी इरविन समझौता। अच्छा, गांधी इरविन समझौते के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन। कौन थे, लॉर्ड इरविन। और गांधी जी को इस समझौते के तहत कौन सा आंदोलन समाप्त करना पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त करना पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
और गांधी जी को कौन से गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ा? दूसरे। कौन से? दूसरे। कौन से? दूसरे। गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए तो किस वर्ष गए? 31। क्योंकि हमको पता है कि गोलमेज सम्मेलन कितने? 3। पहला 30, पहला गोलमेज सम्मेलन 30, कल लिख लिया था ये हमने। दूसरा 31 और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। और सेकंड में कौन गए? महात्मा गांधी। दूसरे में गए थे कौन? महात्मा गांधी। आगे बात समझ में? देखो इतना, राजपूताना। कल शाम को आप में से 1-2 लोग गायब थे। हम वीरता पुरस्कार कर चुके हैं कल शाम को, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कर लेना, आज टॉपिक फिनिश करना है, हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं है। और तिथियां अग्निवीर के हिसाब से ये पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। स्टोरी इसलिए हम सुन रहे हैं, स्टोरी से चीजें हमें याद रहती है ना। स्टोरी नहीं होगी तो बेस क्या होगा? रटने से थोड़ी काम चलेगा। स्टोरी तो होनी चाहिए कि इस समय ये हुआ, इस समय ये हुआ। हो गया? हाँ हाँ, कोई बात नहीं। इधर वाला हो गया? हो गया वाला? चलिए, अब फोकस सभी का बोर्ड पे होगा। अब वापस देखना, मेरी बात गौर से सुनना। 1932 में सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की गई। मैं समझा दूंगा। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा, और घोषणा करने वाला था इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रेमजे मैकडोनाल्ड। चलिए मेरी बात सुनिएगा। आज आप लोग वोट डालने जाते हैं या जाएंगे? 18 साल के हो गए लगभग सभी। वोट डालने जाते हैं तो हमें पता है कि हम जहां रहते हैं हमारे वार्ड के हिसाब से हमारे वोटिंग के अलग अलग बूथ होते हैं। आज वर्तमान में होते हैं, लेकिन क्या वोटिंग बूथ अलग अलग होते हैं हमारे वार्ड के हिसाब से? जैसे मैं वार्ड 45 में रहता हूं तो मेरा अलग वोटिंग बूथ है। कोई वार्ड नंबर 50 में रहता है तो उसका अलग वोटिंग बूथ है। होता है या नहीं? होता है ना। सब एक ही जगह तो नहीं टूटते वोट डालने के लिए। वोटिंग बूथ एक बनाया जाता है या बहुत सारे? बहुत सारे। अब ऐसे वोटिंग बूथ अभी सुनेगा तुमने कि नहीं, ये हिंदुओं का वोटिंग बूथ, ये सिखों का वोटिंग बूथ, ये ईसाइयों का वोटिंग बूथ, ये मुस्लिमों का वोटिंग बूथ, ये दलितों का, हिंदुओं में से भी दलितों का वोटिंग बूथ। ऐसा है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संविधान सबको क्या समझता है? बराबर। क्लियर? तो अंग्रेजों ने जाति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनाए थे। किसके आधार पर? जाति के। और इसे ही कहा गया सांप्रदायिक पंचाट। क्या कहा गया? सांप्रदायिक पंचाट। कि भारत में जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे वो धर्म जाति के आधार पर बनाए जाएंगे। और इसकी घोषणा किसने की? रेमजे मैकडोनाल्ड। ये उस समय कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। आपको ब्रिटेन के 3 प्रधानमंत्री याद रखने हैं। कितने? 3। एक आपको याद रखना है पामस्टन।
कौन याद रखना है? पामस्टन। जब पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था तो भारत में क्रांति हो रही थी। कौन सी क्रांति? 1857 ईस्वी की क्रांति। जब भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति हुई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। जब गोलमेज सम्मेलन हुए, जब गोलमेज सम्मेलन हुए तब प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड। जब गोलमेज सम्मेलन हुए तो प्रधानमंत्री कौन था? मैकडोनाल्ड। और पूरा नाम क्या? रैमजे मैकडोनाल्ड। और एक है क्लाइमेट एटली। क्लाइमेट एटली ये भी कहां के प्रधानमंत्री रहे? ब्रिटेन के। और भारत की स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय, किसके समय? भारत की स्वतंत्रता के समय। तो कैसे याद रखेंगे? जब 1857 की क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन। गोलमेज सम्मेलन के समय मैकडोनाल्ड। गोलमेज सम्मेलन के समय मैकडोनाल्ड। भारत की आजादी के समय क्लाइमेट एटली। भारत की आजादी के समय क्लाइमेट एटली। भारत कब आजाद हुआ? 1947। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली। 1857 की क्रांति के समय पामस्टन। 1857 की क्रांति के समय पामस्टन। गोलमेज सम्मेलन के समय रैमजे मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने घोषणा की, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। इसके बाद 1932 में ही एक समझौता होता है, इसे पूना पैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट, है ना। अब पूना पैक्ट, पूना कहां पर है? महाराष्ट्र। और पूना पैक्ट का दूसरा नाम है गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी अंबेडकर समझौते को ही क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट। गांधी कौन यहां पर? महात्मा गांधी। अंबेडकर कौन यहां पर? भीमराव अंबेडकर। इन दोनों के बीच जो समझौता होता है उसका एक नाम क्या है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। कब हुआ? 1932। तो 1932 में ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई और 1932 में ही कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। क्लियर बात? आगे चलते हैं, ध्यान देना। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। कौन सा अधिनियम आया? भारत शासन अधिनियम। क्लियर? भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में, 1937 में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए। प्रांतों में क्या हुए? चुनाव। लेकिन 1939 में एक विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद एक और नीति बनी कि अंग्रेजों के खिलाफ अब सामूहिक सत्याग्रह तो बहुत हो गया, हम अगर अकेले भी रहे ना तो अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। अब जब व्यक्ति समूह में नहीं है लेकिन वो संगठन की नीतियां पहुंचा रहा है तो व्यक्ति सामूहिक आ रहा है या व्यक्तिगत आ रहा है? व्यक्तिगत। फिर सुनो, पहले आंदोलन संगठन करते थे तो अंग्रेज उसको दबा देते थे, क्या ये सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लोग इनको देखेंगे और हमारे खिलाफ साजिश होगी। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब एक व्यक्ति भी रहा ना तो वो आंदोलन की रणनीति बना के लोगों तक अपनी भावनाएं पहुंचाएगा। तो अब बताओ, आंदोलन एक व्यक्ति कर रहा है या बहुत सारे कर रहे हैं? बहुत सारे तो नहीं कर रहे। कौन कर रहा है? एक। और एक का क्या क्या बोलोगे? व्यक्तिगत। तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। 1940 में
कौन सा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और सत्याग्रह आपको ध्यान रखना है, चंपारण 1917, खेड़ा 18, खेड़ा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर सुन लेना, चंपारण, खेड़ा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 42, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ 40 में। और इसमें प्रथम सत्याग्राही बनाए गए, प्रथम सत्याग्राही थे विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्राही कौन बनाए गए? विनोबा भावे। जबकि दूसरे सत्याग्राही बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। वापस देखो, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई? 1932। किसने की? ये कौन था? प्रधानमंत्री। कहां का? ब्रिटेन का। पूना समझौता कब हुआ? किसके बीच? तो इस समझौते का दूसरा नाम क्या है? गांधी अंबेडकर समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? भारत शासन अधिनियम कब आया? भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा प्रांतों में चुनाव, द्वितीय विश्व युद्ध, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इसमें सत्याग्रह समूह में होता था या एक व्यक्ति करता था? एक व्यक्ति। पहला सत्याग्रही कौन बनाया गया? पहला सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन, गोलमेज सम्मेलन के समय और भारत की स्वतंत्रता के समय क्लाइमेट एटली। क्लियर बात? देखिए, पूना पैक्ट ऐसा समझौता था कि सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा जो अलग निर्वाचन क्षेत्र बन गए थे जाति के आधार पर, है ना, तो गांधी जी ने अंबेडकर जी से कहा कि इसमें संशोधन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी एकता और खतरे में पड़ जाएगी। और इसमें ज्यादा जो दिक्कत आएगी वो आएगी, दलित जो है वो हिंदू वर्ग दोनों के बीच में खाई पड़ जाएगी, क्योंकि अभी भी दलित वर्ग किसमें आते हैं? हिंदू में ही आते हैं। तो बोले इसमें बड़ी खाई पड़ जाएगी कि हिंदू से अलग है दलित। तो उन दोनों के बीच समझौता हुआ कि अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में क्या किया जाएगा? संशोधन किया जाएगा। इसलिए कौन सा पैक्ट हुआ? पूना पैक्ट। और इसे ही कहा गया गांधी अंबेडकर समझौता। घर पे थोड़ी सी मेहनत करना है, जरूर ध्यान रखना। ये मौका हाथ से चला गया तो अगली बार हो सकता है चौका लगे नहीं लगे, है ना। इस बार जी जान से हमको अग्निवीर निकालना है। हो सकता है अगली बार इसी स्थिति हम फिजिकल में ही रह जाएं, हम अगली बार का क्यों सोचें। हमें पूरी मेहनत इस बार करनी है, अगली बार का नाम ही नहीं सोचना है कि अगली बार देना है, ना इसी बार निकलना है 16 तारीख के बाद।
विंस्टन चर्चिल इस समझौते का समय 1900, इसके पहले नहीं नहीं रेमजे मैकडोनाल्ड, उसने तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय वो के लगभग था शायद, उसने तो ये कहा था कि एक अर्धनग्न फकीर वाइसराय हाउस की सीढ़ियां चढ़ रहा है, उसका स्लोगन बता रहे हो, अर्धनग्न फकीर वाइसराय हाउस की सीढ़ियां चढ़ रहा है। ये पूरा वाक्य बोला था विंस्टन चर्चिल ने, क्योंकि गांधी जी समझौता करने जा रहे थे। कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। बढ़े आगे, हाँ लगभग। तीन याद रखो, आपको कितने याद रखने हैं? 3। ऐसे गांधी जी को अर्धनग्न फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, लेकिन पूरा वाक्य किसने बोला है? विंस्टन चर्चिल ने। सिर्फ अगर कहा जाए गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर जो है फ्रैंक मॉरिस ने कहा। किसने कहा है? फ्रैंक मॉरिस ने। बढ़े आगे, चलिए अब आगे चलते हैं। 1942 नहीं बेटा, अब देखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, हम सभी जानते हैं, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है उसको अगर देखें तो इसमें एक नारा बड़ा प्रसिद्ध था, करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। अब कई जगह हमने पढ़ा है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने। लेकिन वास्तविक रूप से ये नारा दिया है यूसुफ मेहर अली ने। ये नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। वास्तविक रूप से ये नारा यूसुफ मेहर अली का है। अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाए अग्निवीर में कि करो या मरो का नारा किसने दिया, एक ऑप्शन गांधी जी हो और एक ऑप्शन यूसुफ मेहर अली हो, तो आप क्या लगाओगे? यूसुफ मेहर अली। हाँ, अगर यूसुफ मेहर अली ऑप्शन में नहीं है तो आप गांधी जी के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वरना ये स्लोगन सुझाने वाले व्यक्ति कौन थे? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली 2 स्लोगन के लिए जाने जाते हैं, एक कौन सा? करो या मरो, और दूसरा स्लोगन है साइमन गो बैक। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। साइमन गो बैक का स्लोगन भी किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। स्लोगन मतलब नारा, यूं समझ लो आप तो। देखो, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। और कल बताया था आराम आराम है, जवाहरलाल नेहरू, आराम आराम है, आराम आराम है, आराम आराम है, आराम आराम है, करो या मरो, करो या मरो। अगर ये विकल्प परीक्षा में नहीं हुआ तो हम जाएंगे किसकी तरफ? क्यों दोनों? दोनों क्यों? क्या बोल रहा हूं मैं? अगर यूसुफ मेहर अली विकल्प नहीं होगा तो दोनों क्या? जब वो है ही नहीं विकल्प में तो दोनों क्या? तो आपको जाना है किसकी तरफ? गांधी जी की तरफ। अगर दोनों आ गए भाई साहब, ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी ऑप्शन हो, ए व बी दोनों, तो किस पे जाओगे? सी पे। लेकिन दोनों आ गए और ऐसा कोई विकल्प नहीं है तो यूसुफ मेहर अली पे जाना है। ये मैंने पहली शुरुआत में ही कहा था। कहा था या नहीं कहा था? कहा था, ये मैंने कहा था। आर्मी वालों के साथ एक दिक्कत है, जानना 100% है, याद रखना 20%। ठीक है, इसलिए उनको बताने में थोड़ी समस्या होती है। क्यों? ये आधे का भी आधा, उसका भी आधा याद रखेंगे, किसी और को 15% बताएंगे।
तो जिसको बताते वो भी कंफ्यूज हो जाता है यार क्या है यार, ऐसा होता है क्या। चलिए चलिए, तो 1942 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। आर्मी की तैयारी करने वाले हैं ना, यूं करो। कौन सा नारा? करो या मरो। वास्तविक रूप से नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर। और ये ऑप्शन में नहीं हो तो महात्मा गांधी, ये ऑप्शन में नहीं हो तो पास होता। अब जैसे ही ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों ने 1942 में ही ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च कर दिया। कौन सा कर दिया? ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा गांधी जी को पुणे में नजरबंद कर दिया। गांधी जी को पुणे में नजरबंद, कोई किसी से नहीं मिल सकता, पुणे में नजरबंद कर दिया। और पुणे में जहां इनको नजरबंद किया वो है आगा खां पैलेस। कौन सा पैलेस? आगा खां पैलेस। तो कैसे याद रखोगे? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942। कौन सा नारा फेमस था? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली। लेकिन अगर ये विकल्प में ना हो, महात्मा गांधी। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया तो अंग्रेज ऐसा तो नहीं खैनी खा रहे होंगे कि यार चलो करो, इनका आंदोलन चल रहा है, खैनी वेनी खा रहे होंगे। नहीं, उन्होंने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया? जीरो आवर। उन्होंने पता था कि आंदोलन प्रारंभ करने वाले हाईलाइट कौन है? गांधी जी। किसको नजरबंद करो? पहले गांधी जी को। तो उन्होंने महात्मा गांधी को क्या कर दिया? नजरबंद। और नजरबंद किया कहां पर? आगा खां पैलेस। आगा खां पैलेस कहां पे? पुणे में। आगा खां पैलेस कहां पे? पुणे में। समझ गए मेरी बात? क्लियर बात? चलिए अब मेरी बात सुनना एक और। इससे पहले जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ नहीं हुआ, उससे पहले 1942 में एक मिशन आया था, इसका नाम था क्रिप्स मिशन। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले 1942 में कौन सा मिशन आया था? क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कि भारत को इतनी स्वायत्तता दी जाए, कितना स्वतंत्रता दी जाए, इसके संबंध में गांधी जी ने कहा था। इसके संबंध में, किसके संबंध में? क्रिप्स मिशन। कहा था यह आगे की तारीख का चेक है, यह आगे की तारीख का चेक है, ये आगे की तारीख का चेक है। किसने कहा? किसने कहा? किसके संबंध में? क्रिप्स मिशन। किसके संबंध में? अब उनके पीछे खड़े थे नेहरू जी, तो नेहरू जी ने कहा हम भी बोलेंगे। तो हमारे पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू भी बोले, जिसका बैंक अब नष्ट होने वाला है, जिसका बैंक अब नष्ट होने वाला है। अब मेरी बात सुनो, ये दोनों वाक्य किसके संबंध में? क्रिप्स मिशन है। ये आगे की तारीख का चेक है, ये आगे की तारीख का चेक है। बैंक नष्ट होने वाला है, बैंक नष्ट होने वाला है, बैंक नष्ट होने वाला है। और इसके बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो। इसके बाद कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो। इसके बाद कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो। ठीक, अब फिर सुनिए। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में कौन सा मिशन भारत आया? कैबिनेट मिशन। अरे कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कहां आया? भारत। और इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस। और कैबिनेट मिशन के आधार पर ही 1946 में एक सभा का गठन हुआ, इसको हम कहते हैं संविधान सभा। कौन सी सभा? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किस वर्ष? 1946। क्या बनाने के लिए? संविधान। ऐसा करने को किसने बोला था? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कब आया? अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के आधार पे कौन सी सभा बनी? कब बनी? संविधान सभा किसको बनाने के लिए बनी? संविधान। किसको? संविधान। क्लियर बात? इतना लिखिए, फिर आगे चलते हैं। क्या मैं अभी बताता हूं।
अपने मन से कोई भी तारीख याद ना करें। चौबीस अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस है ना, यूनाइटेड नेशन डे। कल पढ़ा दिया मैंने शाम को। जिसने नहीं पढ़ा है वो एक काम कर लेना, मेरे YouTube चैनल पे भी डला हुआ है, वो वहां से देख ले, बहुत पुराना है। तो 12 तारीख से वीडियो डल रहा है, देख लेना, सर से पूछ लेना, सारे वीडियो है मेरे ख्याल से। तो हो सकता है, फटाफट लिख लो। भैया जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी। थोड़ा जल्दी लिख लो ताकि अब ये थर्ड पार्ट खत्म हो जाए हमारा। बढ़े आगे। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। गांधी जी को पुणे में नजरबंद किया आगा खां पैलेस में। ये कर लेते हैं, फिर एक लंबा रिवीजन ले लेते हैं। कई लोग अभी केवल मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं, और मैंने कहा आपको सब पे फोकस करना है। वो सोच रहे जी के 5-6 क्वेश्चन कर देंगे तो भी काम हो जाएगा। अरे क्यों करो, पूरे 13-14 करो, 13 तो करो कम से कम। चलिए बढ़िया, कर दे साहब। चलिए अब मेरी बात फटाफट सुन लीजिएगा। हाँ नींद आएंगे। चलिए जल्दी सुनिएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। अब मेरी बात सुनना, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 इस दिन हुई संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा की प्रथम बैठक। किसकी प्रथम बैठक? संविधान सभा की प्रथम बैठक। इसमें अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष कैसे अस्थायी? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सबसे उम्रदराज व्यक्ति, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान दो इधर, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बनाए गए थे फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष कौन? फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष कौन? फ्रैंक एंथोनी। उपाध्यक्ष कौन? फ्रैंक एंथोनी। ठीक, क्लियर बात। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए, स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र।
और इस संविधान सभा ने ही प्रारूप समिति का गठन किया। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष बने? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में देश का संविधान तैयार किया। तो देश का संविधान किसने तैयार किया? प्रारूप समिति ने। जबकि संविधान को स्वीकृति किसने दी? संविधान सभा ने। संविधान तैयार किसने किया? प्रारूप समिति। संविधान तैयार किसने किया? प्रारूप समिति। क्योंकि संविधान बनाने की उसे जवाबदारी दी किसने दी? संविधान सभा। किसने दी? संविधान। तो बना के क्या डायरेक्ट लागू कर देगी? नहीं, वो किसको देगी? संविधान सभा। और संविधान सभा ने संविधान को क्या दी? स्वीकृति। फिर सोचो, कैबिनेट मिशन कब आया? 1946। कैबिनेट मिशन कब आया? उसके आधार पे कौन सी सभा का गठन हुआ? संविधान सभा। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? 1946। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद, पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पहले उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। ये स्थायी या अस्थायी? अस्थायी। दूसरी बैठक नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये दूसरी बैठक आपको लूसेंट में दिया है, पर ये आंकड़ा गलत है। मैं भी आपको कह रहा हूं, कई एग्जामों में इसको सही माना है, लेकिन वास्तविक रूप से ये गलत है। ये दूसरी बैठक नहीं है, ये तीसरी बैठक है। लूसेंट में दूसरी दी हुई है, लेकिन ये दूसरी बैठक नहीं है। एसएससी की एग्जामों में इसको सही माना है दूसरी बैठक, लेकिन दूसरी एग्जामों में इसको गलत माना है, क्योंकि ये दूसरी बैठक नहीं है। ये कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक। मेरी बात समझ गए? क्लियर बात? ये ऐसे कौन सी बैठक है? तीसरी बैठक। तो आप ये ध्यान रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब सुनो, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आंसर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको प्रश्न बना संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाब दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पढ़ा तो सब लेंगे, लेकिन मतलब कौन समझाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? तो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। एग्जाम में प्रश्न आया, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र। फिर सुनो, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 3 तरीके से क्वेश्चन बनेगा और आप 3 तरीके से उसको क्या देंगे? जवाब देंगे। आगे बात समझिए। चलिए, ये हमारी तिथियां हैं। 1947 का ईयर नहीं लिखवाया, क्योंकि इतना जनमानस तो है हम में कि 1947 को भारत क्या हुआ? आजाद हुआ। आजादी है बेटा, वो जरूरत नहीं है। अब ये तो याद होगा। अब ये भी लिखा है 1947 भारत की आजादी का दिवस, तो बड़ा शर्मनाक दिन है ये, हमको यही नहीं पता। ये बात अलग है, कुछ लोगों को नहीं पता कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में डिफरेंस क्या है। ये भारत के कई लोगों को नहीं पता। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी है नहीं उन लोगों के लिए, देश के लिए थोड़ी। देश आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। क्या करोगे आप देश के लिए? इतने लोग कर गए, आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप तो अपना परिवार को पाल रहे हो, पोषण कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? निस्वार्थ किया। आप सेना में जाओगे, अग्निवीर बनोगे, तो सैलरी लोगे ही लोगे। भगत सिंह जी ने कोई सैलरी ली थी क्या? नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कोई सैलरी ली थी क्या? नहीं। बिस्मिल्लाह खान ने कोई सैलरी ली थी क्या? नहीं। राजगुरु ने कोई सैलरी ली थी क्या? नहीं ली थी ना। वो तो देश की दीवानगी के लिए लड़ रहे थे। तुम लड़ लो जरा। चलो बुलाएंगे कभी, तुमको बोलेंगे, देखे कितने लोग जाते। चलिए फटाफट रिवीजन। तारीख कितनी है? ये मेरे जाने के बाद लिख लेना। उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था, उसको मैं संविधान में पढ़ा चुका हूं। ऐसे तो ये भी पढ़ा चुका हूं मैं। चलिए रिवीजन करवाइएगा।
मेरे जाने के बाद लिख लीजिएगा। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र। युद्ध के दौरान दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र। सुनो पहले फिर जवाब दो। शांति काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान अशोक चक्र। शांति काल में अशोक चक्र। परमवीर चक्र कैसा सम्मान है? वीरता सम्मान। महावीर चक्र वीरता सम्मान, वीर चक्र वीरता सम्मान, अशोक चक्र वीरता सम्मान, कीर्ति चक्र वीरता सम्मान, शौर्य चक्र वीरता सम्मान। ये सारे क्या है? वीरता सम्मान। ये सारे क्या है? वीरता सम्मान। ये सारे क्या है? वीरता सम्मान। क्लियर बात? चलिए 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस। कौन सा दिवस? रेड क्रॉस दिवस। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध 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 दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। पृथ्वी दिवस 22। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। अमेरिका का प्रतीक चिन्ह गोल्डन रॉड। स्पेन का ईगल। पोलैंड का, जर्मनी का, बांग्लादेश का वाटर लिली। बांग्लादेश का, फ्रांस का लिली, सफेद सिर्फ लिली। फ्रांस का लिली। फ्रांस का, यूनाइटेड किंगडम का, नीदरलैंड का, नॉर्वे का, इटली का सफेद लिली। इटली का, अमेरिका का, डेनमार्क का, बीच समुद्र तट, डेनमार्क का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। वो किस देश से आते हैं? पुर्तगाल। और पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5। पहला अमेरिका, फिर ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया। कितने अस्थायी होते हैं? 10। अस्थायी कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष? 2 वर्ष। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। ये द हेग कहाँ पे आता है? नीदरलैंड। इसमें कुल न्यायाधीश 15। उनका काम करने का कार्यकाल 9 वर्ष। अभी क्या कोई भारतीय न्यायाधीश है? क्या नाम है? दलवीर भंडारी। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग? 6। किसे विश्व संसद या लघु संसद कहा गया? महासभा को। किसे कहा गया? महासभा को। किसे कहा गया? महासभा को। प्रथम विश्व युद्ध का समय 14 से 18। द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से 1905। हिरोशिमा नागासाकी किस देश में आते हैं? जापान। किसमें आते हैं? जापान।
इसमें आते हैं जापान। अगर कहा जाए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कौन सा संगठन बना? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने किया? अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति। और भूमिदान किसने दी? जॉन डी रॉकफेलर। किसने दी? और इसका मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क। कौन सा द्वीप? मैनहट्टन। कौन सा द्वीप? मैनहट्टन। कौन सा द्वीप? मैनहट्टन। यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस। यूनेस्को, यूनिसेफ न्यूयॉर्क। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। विश्व पर्यटन संगठन मैड्रिड। विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन। ये मैड्रिड किसकी राजधानी? स्पेन। मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन। मैड्रिड स्पेन। अगर कहा जाए आरबीआई मुंबई, नाबार्ड, सेबी, एसबीआई, बीओआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली, पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12। बैंकों पर नियंत्रण कौन रखता है? आरबीआई। सरकार बैंकों का बैंक किसे कहा गया? आरबीआई। बैंकों का बैंक आरबीआई। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। चलिए, कल शाम का वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष, पहले कितनी थी? 21। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। कौन कर सकता है? संसद। तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति। वर्तमान में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की कौन से नंबर की राष्ट्रपति? 15वीं। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपतियों में किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पे हो गई जाकिर हुसैन। पहले राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए नीलम संजीव रेड्डी। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे देगा? राष्ट्रपति। कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। हाई कोर्ट देश में कितने? 25। हाई कोर्ट 25। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल। नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन। नागरिकता का प्रावधान हमने हमारे संविधान में किस देश से लिया? ब्रिटेन। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। देश में अभी तक कौन सा आपातकाल नहीं लगा? वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल। अगर कहा जाए राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए होता है? 6 माह।
कितना समय? 6 माह। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। संविधान के कुल कितने भाग हैं? 22। कितने भाग? 22। कितने भाग? 22। कितने भाग? 22। भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 52। अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? 15। पहला वित्त आयोग किस वर्ष गठित हुआ? 51। पहली पंचवर्षीय योजना? 51। पहला संविधान संशोधन? 51। पहला संविधान संशोधन? 51। पंचायती राज किस तारीख को लागू हुआ था? 2 अक्टूबर। ईयर? 1959। सबसे पहला राज्य? राजस्थान। पहला राज्य? राजस्थान। चलिए इसके आगे शाम के लेक्चर में, और आज शाम के लेक्चर में मई तक हो गया दिवस, हम जून का दिवस का रिवीजन करेंगे और किसी और विविध वाले पार्ट को देखेंगे। अच्छा, मैंने पैरामिलिट्री फोर्सेस भी बता दिया। बीएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली। बीएसएफ का? बीएसएफ का? सीआईएसएफ का? सीआईएसएफ का? बीएसएफ का स्थापना वर्ष 65। सीआरपीएफ का? 1939। सीआरपीएफ का पुराना नाम? क्राउन पुलिस। सीआरपीएफ का पुराना नाम? क्राउन पुलिस। असम राइफल का पुराना नाम? कछार लेवी। असम राइफल का मुख्यालय? शिलोंग। असम राइफल का मुख्यालय? शिलोंग। एसएसबी का मुख्यालय? एसएसबी का मुख्यालय? नई दिल्ली। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय? नई दिल्ली। असम राइफल का कहां पे? शिलोंग। असम राइफल का कहां पे? शिलोंग। असम राइफल का? शिलोंग। असम राइफल का? शिलोंग। क्लियर? तो शाम को हम आईटीबीपी भी देख लेंगे, है ना, और हम तट रक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड भी देख लेंगे और विविध की ओर बढ़ेंगे। चलिए ओके।